कि यूपी पुलिस का फॉर्म कैसे भरें, फॉर्म भरते वक्त वो कौन सी सावधानियां हैं जिन्हें हमको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि होता क्या है, एक्चुअली हम लोग फॉर्म भर देते हैं और उसके बाद में बहुत सारे बच्चों को फॉर्म में करेक्शन करना पड़ता है। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ एकदम आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। पढ़ाई आप लोगों की एकदम ज़बरदस्त चल रही होगी, एकदम धूमधाम से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। और आखिर करें ही क्यों ना, क्योंकि ये जो आपका 2-3 साल का इंतज़ार था वो ख़त्म हुआ है। आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी वैकेंसी आई, एक ऐतिहासिक वैकेंसी आई है, तो फिर इसके लिए तैयारी करना भी तो बनता है, जी जान से तैयारी करना बनता है। और मैं तो सुझाव दूंगा कि जी जान लगा दो, अगले 45 से 50 दिन तक सब कुछ भूल जाओ। तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कौन तुम्हारा मामा, फूफा, ताऊ, काका, नाना, मौसा जो भी है, सब खत्म कर दो अगले 45 दिन। उसके बाद वो सब तुम्हें खुद खोज के मिलेंगे, खुद आएंगे तुम्हारे पास ये कहने कि हमारा भतीजा, हमारा भांजा, हमारा जो भी है पुलिस में हो गया। तो अगर ये सब चाहते हैं तो अगले 45 दिन तक एकदम भूल जाओ कि तुम्हारे आगे पीछे आसपास भी कोई है। तो फिलहाल आज दोस्तों हम लोग बात करेंगे, और करेक्शन की तो बात है, कभी कभी करेक्शन समय से नहीं हो पाता है और फिर उनके लिए वो शुरुआत से लेके अंत तक समस्या बनी रहती है। कभी कभी एग्ज़ाम हॉल में दिक्कत होती है तो वहाँ एग्ज़ाम ख़राब हो जाता है, अगर वहाँ दिक्कत नहीं, सिलेक्शन हो जाते हैं तो फिर वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आती है, और वेरिफिकेशन भी अगर हो जाता है तो ज्वाइनिंग के टाइम पे प्रॉब्लम आती है। तो उन सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए आप देखें, मैं मतलब आपको लाइव दिखाऊंगा कि कैसे कैसे फॉर्म भरा जाता है। अभी आपके सामने एक फॉर्म खुल के आएगा और टोटली डिटेल्स में मैं एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ वहाँ पे आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे फॉर्म भरा जाना है। तो कृपया करके इस बार इस वीडियो को कतई रिजेक्ट नहीं करना है, कतई मतलब ये नहीं कि स्किप कर दें। आराम से पूरा वीडियो एक एक पॉइंट देखो, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम वो फॉर्म। तो दोस्तों आपके सामने एक फॉर्म खुल चुका है, और ये फॉर्म जो है ये 2018 का 41,520 वाली भर्ती का है, जो कि ये मेरे किसी मित्र के द्वारा मुझे प्रोवाइड करवाया गया, क्योंकि मेरा वाला जो फॉर्म है वो प्रेजेंट टाइम में मेरे पास अवेलेबल नहीं। तो दोस्तों इस फॉर्म के थ्रू हम लोग समझेंगे कि हमको कौन कौन से पॉइंट जो हैं वो फॉर्म भरते वक्त ध्यान में रखने, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो लगेंगे। तो दोस्तों आप लोग लाइव देखिए, एक एक चीज़ हम आपको यहाँ पर बताते हुए चलेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आप लोग देख लेंगे एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर। तो ये फॉर्म भरने के बाद में हमको मिलता है। उसके बाद क्या है, ये एडवर्टीजमेंट नंबर है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, जब फॉर्म भरेंगे तो अलग से मिल जाएगा। उसके बाद क्या है, ऑर्डर पोस्ट प्रेफरेंस। तो दोस्तों उस टाइम पे क्या था कि सिविल और पीएससी दोनों की भर्ती एक साथ आई थी, इसलिए ऑर्डर प्रेफरेंस रखा जाना था। लेकिन इस बार सिर्फ और सिर्फ सिविल की वैकेंसी है, इसलिए आपको ऑर्डर प्रेफरेंस चूज करने का मौका नहीं मिलेगा, वो अपने आप ऑलरेडी सेलेक्टेड होगा। उसके बाद आप हम देखेंगे दूसरा जो है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, कैंडिडेट की पर्सनल डिटेल्स। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एप्लीकेंट फर्स्ट नेम, यानी कि हम अपना नाम लिखेंगे, और नाम में हम वही चीज़ें लिखेंगे जो हमारी हाई स्कूल की मार्कशीट में है। हम अपनी तरफ से कुछ भी नया नहीं जोड़ेंगे। अगर हम ऐसा कुछ भी करते हैं तो फिर हमको एग्ज़ाम हॉल में या फिर वेरिफिकेशन के टाइम कहीं ना कहीं पर प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों इसलिए हम जो इसमें वही भरेंगे जो हमारा हाई स्कूल की मार्कशीट में होगा। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है जेंडर का, डेट ऑफ बर्थ का, और इसमें हम वही भरेंगे टोटल जो हमारे हाई स्कूल की मार्कशीट में है। उसके बाद जैसे अभी आपकी जो 1 जुलाई 2023 से डेट ऑफ बर्थ मांगी जा रही है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगा, जैसे उस समय 1 जुलाई 2018 से डेट ऑफ बर्थ भरी गई, तो वहाँ पे उस दिन मतलब उस दिन आप कितने दिन के हो जाते हैं, ये चीज़ यहाँ पे भरना होता है। तो इस बार आपको भरना पड़ेगा 1 जुलाई 2023 को आप कितने दिन के हुए टोटल, ये भरना पड़ेगा। उसके बाद पापा का नाम, मम्मी का नाम, और फिर मैरिटल स्टेटस, आपकी शादी हुई है कि नहीं हुई, ये चीज़ आपको भरना पड़ेगा। तो अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल, शादी हो गई तो मैरिड, नहीं हुई है तो ऐसे करके भरते हुए चलेंगे। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, जिन लोगों की शादी मतलब जो लड़के 2 बार शादियाँ किए हुए हैं और उनकी दोनों पत्नियां जीवित हैं, वो लोग इसका फॉर्म नहीं भर पाएंगे, और वे लड़कियां भी इसका फॉर्म नहीं भर पाएंगी जो किसी पुरुष की दूसरी पत्नी है, या ऐसे पुरुष जिसके पास 2 पत्नियां हैं, वो लड़कियां इसका फॉर्म नहीं भर पाएंगी। अब उसके बाद हम लोग भरेंगे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी, और एप्लीकेशन स्टेटस। ये एप्लीकेशन स्टेटस जो है वो फॉर्म सबमिट करने के बाद में पता चलता है। खैर ये बात हो गई मतलब हमारी जो पर्सनल डिटेल्स की है। उसके बाद में आता है कैंडिडेट की डोमिसाइल एंड कैटेगरी डिटेल्स। अब डोमिसाइल जो है, यहाँ पर अपना स्टेट, जो स्टेट है यूपी है, जो बच्चे यूपी के हैं वो यूपी भरेंगे, और जो बच्चे अदर स्टेट के हैं वो अपना अदर स्टेट लिख देंगे। फिर अप्लाइड कैटेगरी, देखिए अगर आप ओबीसी के हैं तो ओबीसी, एससी एससी, एसटी वाले एसटी, और ईडब्ल्यूएस वाले ईडब्ल्यूएस। जनरल वालों को कुछ करना नहीं होता है, वो अपना सामान्य सा सीधे यूआर सेलेक्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम तीसरा जो चरण है उसमें देखें क्या है, कैंडिडेट डोमिसाइल्स एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट डिटेल। अभी आप लोग लगातार पूछ रहे थे कि कौन कौन से सर्टिफिकेट हमको लगेंगे और कहाँ कहाँ से लगेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर क्या है, डोमिसाइल एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट डिटेल। तो सबसे ऊपर क्या है, कैटेगरी सर्टिफिकेट इशूड अथॉरिटी। अब समझ लीजिए आपको किससे बनवाना है कैटेगरी, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट जो आपका है वो किससे बनेगा, वो बनेगा तहसीलदार से।
तहसीलदार से बनेगा ना। और उसके बाद में क्या है, कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू डेट कितने दिन का पुराना होना चाहिए। तो देखिए क्या है, 3/12/2018, यानी कि 12 दिसंबर 2018 का बना हुआ। यानी कि सॉरी दोस्त, ये हमको लग रहा है जो एप्लीकेशन फॉर्म है 49,568 वाली वैकेंसी का है, लेकिन कोई बात नहीं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, बस आपके सामने फॉर्म खुला है और फॉर्म कैसे भरना ये सारी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। उसके बाद में क्या भरना होता है, उसके बाद भरना होता है कैटेगरी सर्टिफिकेट सीरियल नंबर। तो यहाँ पे हम लोग सीरियल नंबर भरेंगे। उसके बाद फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो इसको भी तहसीलदार जो है वही इशू करता है। फिर उसका किस दिन इशू हुआ वो डेट, और उसका सीरियल नंबर, ये 2 चीज़ें भरी जाती हैं। उसके बाद हम चलेंगे अदर डिटेल्स में। तो यहाँ पे क्या लिखा है, DFFF यानी कि डिपेंडेंट ऑन फ्रीडम फाइटर्स। तो जो लोग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित हैं वो लोग यहाँ पे यस भरेंगे, और जो नहीं है वो नो। जो लोग यूपी होमगार्ड में 3 साल की सेवाएं भर दे चुके हैं वो यस, और जो नहीं वो नो। जो लोग एक्स सर्विस मैन है यानी कि सेना में काम कर चुके हैं वो यस, बाकी नो। और उसके बाद अगर आप यूपी गवर्नमेंट के अंदर कहीं पर भी एम्प्लॉई हैं तो यस, अदरवाइज नो। तो ये यहाँ पर कुछ और छूट मिलती है। उसके बाद आप लोग अपना एड्रेस भरेंगे यहाँ पर टोटल, और एड्रेस आपको कैसे भरना ये तो आप लोग जान ही रहे होंगे आराम से, तो इसमें कुछ बताना नहीं है। उसके बाद में हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात आएगी, तो यहाँ पे हमको अपना हाई स्कूल के बारे में पूरा भरना पड़ेगा, और यहाँ पे हाई स्कूल का अपना नाम। उसके बाद इंटरमीडिएट, इसके अलावा यहाँ पे बहुत कुछ भरना नहीं होता। उसके बाद क्या है, क्या लिखा है, प्रेफरेशनल क्वालिफिकेशन। जैसे आपने अलग कुछ और कर रखा है, कोई अलग आपके पास सर्टिफिकेट है, तो यहाँ पर आप इनको भर सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, जैसे यहाँ पे देखिए क्या है, नो नो सब कुछ लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कोई और सर्टिफिकेट नहीं था हमारे पास, तो कोई बात नहीं, नो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे कैंडिडेट का फोटो, और उसके बाद में कैंडिडेट का सिग्नेचर, और आफ्टर दैट मैं घोषणा करता हूँ, यहाँ पे आप डिक्लेरेशन अपना भर देंगे, और उसके बाद ये आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको पेमेंट करना होगा, ये आपकी पेमेंट डिटेल है, 400 रुपये पेमेंट मोड ऑनलाइन, और ये ऑर्डर ID, और इसके बाद में आपका जो फॉर्म है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि आपको फॉर्म में क्या क्या भरना है और कैसे, मतलब आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें यहाँ पे नहीं भरनी होती, बस सब कुछ नॉर्मल चीज़ें हैं और नॉर्मली ही भरा जाएगा। अब चलिए देखते हैं। दोस्तों आप लोगों ने देखा कि हमको यहाँ पे किन किन चीज़ों को मतलब फिल करना है, और फिलअप करने के बाद कैसे इस फॉर्म को मतलब सबमिट करना है। क्योंकि देखिए ये जो फॉर्म भरना है, ये सिर्फ फॉर्म भरना ही नहीं है, आपके भर्ती होने का प्रथम चरण है, प्रथम सीढ़ी है। अगर यहाँ पे पहली सीढ़ी हमारी खराब हो गई, अब जाहिर सी बात है अगर हम चल रहे हैं सफलता की ऊंचाइयों की तरफ हम जा रहे हैं, लेकिन हमारी जो सीढ़ी है, हमारी जो पेडल है वही टूटी है, तो फिर कैसे चलेंगे। तो ज़रूरी है कि हम अपनी नींव को मजबूत रख के चलें। अगर हम घर बना रहे हैं और उसकी नींव ही बुनियाद ही ख़राब है, कमज़ोर है, तो फिर घर कितने दिन तक टिकेगा। तो दोस्तों इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर से सुझाव दूंगा, आप एकदम ज़बरदस्त तरीके से, अच्छे तरीके से मेहनत करते रहें, ताकि आने वाले दिसंबर में, मतलब अगला जो 2024 का दिसंबर होगा, तो वो आपका दिसंबर किसी पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में गुजरे। किसी पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में आप ट्रेनिंग कर रहे होंगे तो हमारे दिल को भी सुकून मिलेगा कि कोई बच्चा था जो मेरे गाइडेंस के थ्रू आज हमारे बराबर है, आज हमारी बराबरी पे खड़ा है। तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। फिर मिलेंगे किसी दूसरी इन्फॉर्मेशन के साथ।